गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज, जो कि है अकीस। तो ये अकीस एक्चुअली में क्या है? हमारी जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, वो दो तरह के इस बार सर्वे करने जा रही है। एक तो है ऑल इंडिया सर्वेज ऑन माइग्रेंट वर्कर्स, और दूसरा है जो कि क्वार्टरली बेसिस पे हमारी जो मिनिस्ट्री है वो करवाती रहती है सर्वे, उसको हम कहते हैं ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसको हम अकीस कहते हैं। तो ये न्यूज़ में चल रहे हैं। अब इसको जो है गो अहेड दिया है अभी रिसेंटली फील्ड वर्क करने के लिए, इसके लिए। तो ये इसलिए न्यूज़ में आपको प्रीलिम्स में भी आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है और प्रीलिम्स एग्जाम भी आने वाला है। तो इन दोनों सर्वे को कौन कंडक्ट कर रहा है? लेबर ब्यूरो, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। बहुत सारे लैक्स ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, उनको कवर किया जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और बेसिकली डेटा कवर किया जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर, सो दैट बहुत जो क्रूशियल हमारी पॉलिसी होती है जो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर, वो ऑन फील्ड जो सर्वे करवाया जा रहा है उसके बेसिस पे जो डाटा इकट्ठा होगा उसके बेसिस पे जो है हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकें, ताकि करेक्ट पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हो और हम टारगेटेड बेनिफिशरीज़ को हम पहचान पाएँ। तो ये इसी के साथ जो है हमारा अकीस भी किया जा रहा है, जो कि हमारा क्वार्टरली सर्वे है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट डेटा कलेक्ट करना क्वार्टरली बेसिस पे। और ये डेटा किससे कलेक्ट किया जाता है? ये वर्कर से डेटा कलेक्ट नहीं होता है, ये होता है एस्टेब्लिशमेंट से। ठीक है, जो एम्प्लॉयर हैं उनसे जो डेटा इकट्ठा किया जाता है। और इसमें एक पॉइंट ये है कि एक तो इसमें डेटा इकट्ठा किया जाता है जिन एस्टेब्लिशमेंट्स में एम्प्लॉय 10 से नीचे, आई एम सॉरी 10 से ऊपर जो एम्प्लॉयज़ अगर हैं किसी एस्टेब्लिशमेंट से, उनसे अलग तरह से डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर उन एस्टेब्लिशमेंट से भी डेटा इकट्ठा किया जाता है जिनमें 9 या 9 से कम वर्कर्स काम करते हैं। तो बेसिकली इसको जो है दोनों को का जो डेटा इकट्ठा किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन डिफरेंट तरीके से किया जाता है। डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट जो है डेटा की जो है टेक्निक्स होंगी, लेकिन सब सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट्स इसके अंदर कवर की जाती हैं, ताकि एम्प्लॉयमेंट का डेटा इकट्ठा किया जा सके। अब इससे हमारी ऑफ कोर्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प होती है कि क्या हमारे पास जो डेटा आया है उसके ही बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो आगे पॉलिसीज़ बनाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिलिट्री फार्म्स। तो 132 ईयर्स से ये मिलिट्री फार्म्स की एक जो है प्रैक्टिस चल रही थी इंडिया में, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने के थ्रू जो ये मिलिट्री फार्म्स जो है ऑपरेट की जाती थी, इनको अब बंद कर दिया गया आफ्टर 132 ईयर्स। और इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ये थी क्या, क्या इसका रीज़न था, क्यों इसको बंद किया गया, ये सब अब हम देखते हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि 30,000 कैटल जो है उनका यूज़ किया जाता था 130 मिलिट्री फार्म्स में ऑल ओवर इंडिया। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ये फार्म होती थी, जो ये कैटल को पाला जाता था एक तरह से। और 130 ऐसे मिलिट्री फार्म्स थी जहाँ पर ये कैटल को पाला जाता था, और इनको जो है इनका जो है वो मिल्क का यूज़ करते थे। तो बेसिकली इसको 1 फरवरी 1889 को फर्स्ट मिलिट्री फार्म कहाँ पर बनी थी? इलाहाबाद में। वहाँ पर जो है ये मिलिट्री फार्म बनाई गई 1889 में। और उसके बाद जो है इन फार्म्स का यूज़ क्या किया जाता था कि कैटल जो है वो फ्रेश और हाइजीनिक मिल्क जो सप्लाई करेगी वो हम ट्रूप्स को देते थे एक तरह से, सो दैट उनकी हम डाइटरी जो नीड्स हैं उसको डेली बेसिस पे उसका हम ख्याल रख सकें। तो ये ब्रिटिश जो थे उन्होंने शुरू किया था, अपने जो सोल्जर्स को दूध पिलाने का जो काम ये शुरू किया था, ये उसी के लिए मिलिट्री फार्म्स बनाई गई थी। अब ऑफ कोर्स डाइटरी जो उनके नीड्स हैं वो बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं, अब बहुत डिफरेंट तरह की सप्लीमेंटेशन भी आ चुकी है। तो अब वो टाइम नहीं रहा है, तो अब इनकी मिलिट्री फार्म्स की जो है अब रेलेवेंस जो है वो अब नहीं रह गई है, इसलिए इनको अब क्लोज़ कर दिया गया है। सिर्फ एक ही काम था इन मिलिट्री फार्म्स का कि हाइजीनिक काओ का जो मिल्क है वो ट्रूप्स को दिया जाए। उसके लिए ही जो है गवर्नमेंट जो है वो ये मिलिट्री फार्म्स जो है वो चला रही थी अभी तक, और इसको अब बंद कर दिया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिफेंस का लैंड जो था, बहुत लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ डिफेंस का लैंड जो है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ हे के जो बेल्ड हे होता है। अब ये हे क्या होता है? जो उनका चारा होता है, जो काऊ को खिलाया जाता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफेंस का लैंड भी यूज़ हो रहा था प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए। तो अब जो है गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि अब वो आउट डेट हो गया है ये जो मोड ऑफ डाइट, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डिफेंस का लैंड भी इससे फ्री हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और अब हम इसकी बजाय कॉस्ट इफ़ेक्टिव और हम ट्रूप्स को डाइटरी उनको सप्लीमेंट दे सकते हैं।
परफॉर्मेंस कैसी रही है इस इन मिलिट्री फार्म्स की? 3.5 करोड़ लीटर्स ऑफ मिल्क ये एवरी ईयर जो है सप्लाई करती थी ये काउस, जो इनको हमारे ट्रूप्स को 25,000 मिलियन टन्स जो है ये है जो है पर ईयर पर जो है बेसिस पर ये वहाँ पर कंज्यूम होता था। और बहुत ही ज़्यादा ये जो है इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि इन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ कैटल जो है और ऑर्गेनाइज्ड डेयरिंग जो है इंडिया में ऑलमोस्ट इन्होंने ही इंट्रोड्यूस की थी। फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी चलाया जिसका नाम था प्रोजेक्ट फ्रेसवाल, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रॉस ब्रीडिंग कैटल क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम है। वो भी उसका क्रेडिट भी इन मिलिट्री फार्म्स को ही जाता है। तो इन्होंने की बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हैं। ऑफ कोर्स ये वेस्ट नहीं था हमारे लिए, बहुत अचीवमेंट थी। इंडिया में ये ऑर्गेनाइज डेयरिंग यही लेके आए हैं, जो हमारे अब स्टेट कोऑपरेटिव्स हैं, जो अमूल है, जो हमारी स्टेट्स के अलग अलग हैं, उनको बहुत से लेसन्स इन्होंने ही मिलिट्री फार्म्स ने ही दिए हैं। फिर डीआरडीओ के साथ इन्होंने मिलके एक डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल का भी एक प्रोजेक्ट चलाया था। वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी हमको लेसन्स मिलेंगे कि क्या क्या जो है कैसे जो है उन्होंने बायोफ्यूल को डेवलप किया। तो अब आफ्टर सर्विंग द कंट्री फॉर 132 ईयर्स अब मिलिट्री फार्म्स को बंद करने का डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिकल 244 सबसेक्शन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर वो इलेक्शन में जीतते हैं, उनकी पार्टी अगर पावर में आती है, तो वो आर्टिकल 244 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट असम के जो ट्राइबल मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जो है उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके। तो ये आर्टिकल है क्या? बेसिकली ये आर्टिकल 1969 में इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें प्रॉमिस किया गया था एक तरह से असम के ट्राइबल एरियाज़ को कि आपको हम एक ऑटोनॉमस स्टेट बना कर देंगे जिसका अपना अलग लेजिस्लेचर होगा और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ऑफ कोर्स वो होगा असम का ही पार्ट, लेकिन जो है वो ऑटोनॉमस स्टेट होगी, असम के अंदर ही ऑटोनॉमस स्टेट होगी, लेकिन जिसका अपना लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। अब ये डिफरेंट कैसे है सिक्स शेड्यूल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिक्स शेड्यूल है उसमें भी ट्राइबल राइट्स की बात करी जा रही है, उनको भी ऑटोनॉमस काउंसिल्स की बात की जा रही है, और उनको भी उसके अंदर अलग से सेफ गार्ड दिए जाते हैं। तो ये कैसे डिफरेंट है सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये भी देखते हैं हम। जो हमारा सिक्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर आर्टिकल 244(2) और 275(1) जो है, उसके अंदर प्रोविजंस हैं ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के थ्रू ऑटोनॉमस काउंसिल्स। उसमें ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई जाती हैं और उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी और डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस दी जाती है उसके थ्रू। असम के कुछ हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दीमा हसाओ, करबी आंगलोंग, वेस्ट करबी और बोडो टेरिटोरियल रीजन, जहाँ पर ये प्रोविजन जो सिक्स शेड्यूल के वो अभी एप्लीकेबल हैं। आर्टिकल 244(a) इस तरह से डिफरेंट है कि वो सिर्फ ऑटोनॉमस पावर्स जो है वो ही नहीं दे रहा है ट्राइबल एरियाज़ को, अलग से उनको एक लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इवन लॉ एंड ऑर्डर तक की जो पावर है वो भी उन्हीं के पास होगी। एक तरह से प्रॉपरली हम एक ऑटोनॉमस स्टेट ही उनको बनाकर दे रहे हैं। सिक्स शेड्यूल में आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी पावर्स होती हैं वो गवर्नर के पास होती हैं, जो भी उस स्टेट का गवर्नर होता है उनके पास ऑटोनॉमस काउंसिल की में जो भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होती है उसकी पावर्स गवर्नर के पास होती हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आर्टिकल 244(a) के अंदर असम के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनके हिल डिस्ट्रिक्ट्स के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनको कहा गया कि हम आपको जो ऑटोनॉमस स्टेट बना के देंगे उसमें लॉ एंड ऑर्डर तक भी आपके पास होगा, आपकी ही अपना खुद का लेजिस्लेचर होगा, आपके अपने खुद के ही मिनिस्टर होंगे, आप पूरी स्टेट की तरह उसको एक तरह से चलाओगे, ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ असम। अब ये डिमांड अराइज कब हुई? 1950s में सेपरेट हिल स्टेट की डिमांड जो है वो अराइज हुई, ऑफ कोर्स जब अनडिवाइडेड असम होता था, पूरा नॉर्थ ईस्ट ही ऑलमोस्ट असम जैसा होता था। उसके बाद असम जो है वो उसमें से ही धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स निकली हैं असम में से ही। फिर 1960s में क्या हुआ, ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस एक जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर बनाई, और उसमें से सेपरेट स्टेट की डिमांड उन्होंने असम में से हिल रीजन्स के लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड रखी। फिर 1972 में उस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया और मेघालय जो है वो स्टेट को अलग बना दी गई, जो कि हिल रीजन्स थे असम के, उसी के बेसिस पे मेघालय का जन्म हुआ 1972 में। फिर जो करबी आंगलोंग और नॉर्थ कचार हिल्स के जो लीडर्स थे, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स थे, वो इस मूवमेंट का पार्ट थे, और उनको कहा गया कि या तो आप असम में रहो या फिर आप मेघालय में चले जाओ।
लेकिन इन दोनों जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम असम में रह लेते हैं, क्योंकि वहाँ की उस टाइम जो असम की गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि आप यहीं रह लो, हम आपको आर्टिकल 244A के थ्रू एक तरह से ऑटोनॉमस स्टेट जो है वो बनाकर देंगे। तब से वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आपने तो हमें प्रॉमिस किया था कि आप इम्प्लीमेंट करोगे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने तब जो है तब से प्रॉमिस किया हुआ है उनको कि आप इम्प्लीमेंट करके दोगे, हमको ऑटोनॉमस स्टेट बना के दोगे, लेकिन वो आज तक कभी भी जो डिमांड है उसको माना ही नहीं गया। फिर जो कर्बी ग्रुप्स हैं वो इसके लिए इवन जो है वॉयलेंट भी हो गए, उन्होंने अब आर्म्स भी उठा लिए कि आप हमने हमको जो प्रॉमिस किया था आपने उसको बैक ट्रैक किया है, अब हमको आर्म्स उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हुआ इसकी वजह से, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स भी बने कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। फिर अभी रिसेंटली हमने अभी करंट अफेयर्स में भी अपने प्रीलिम्स बूस्टर में भी कवर किया था कि फरवरी 2021 में बहुत सारे मिलिटेंट्स जो कि कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे उन्होंने सेरेमोनियली अपनी आर्म्स जो है वो ले डाउन कर दी थी इन प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, फिर जो है उसके जो है ये ऑटोनॉमस स्टेटस की जो रीजन की में जो ऑटोनॉमस स्टेट की जो डिमांड है वो अभी तक वहाँ पर अलाइव है। वो दोबारा से अब ये डिमांड जो है इसका पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, दोबारा से प्रॉमिस किए जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वील सी कि वो लोग इस प्रॉमिस को इस बार बाय करते हैं या नहीं, बिकॉज ये 40-50 साल से ये डिमांड जो है उसके प्रॉमिस जो है वो किए जा रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो इस डिमांड को वो भूल जाते हैं, फिर अगले इलेक्शन में दोबारा याद आ जाता है कि येस वी आर प्रॉमिसिंग यू दिस ऑटोनॉमस स्टेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान ट्रेड। तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिसाइड किया है, ऑफ कोर्स ये सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, देयर इज़ नो ऑफिशियल डिक्लेरेशन अबाउट इट येट, बट उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंडिया से कॉटन और यार्न का इंपोर्ट करेंगे। उन्होंने और ये भी डिसाइड किया है कि कॉटन के अलावा वाइट शुगर का भी इंपोर्ट वो करेंगे, और ये कब ऑलमोस्ट 2 साल के बैन के बाद जो है ये ट्रेड को दोबारा से एक्टिव करने की ये डिसीजन जो है वो पाकिस्तान ने लिया है। इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड रिलेशंस कैसे थे बैन से पहले? इंडिया और पाकिस्तान के जो भी ट्रेड रिलेशंस होते हैं वो उनके पॉलिटिकल रिलेशंस के बेसिक्स पर ही चलते हैं। जैसे कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो 16% के आसपास ड्रॉप हो गए थे, और जब हमारा टेररिस्ट अटैक हुआ था उरी में 2016 में, फिर उसके बाद ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो थोड़े ग्रो होने लगे। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा है, 1.92 बिलियन के आसपास 2017-18 में था, फिर 2 बिलियन के आसपास 2018-19 में था, और इंडिया जो है इंपोर्ट पाकिस्तान से कम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया इन्जॉयज़ अ ट्रेड सरप्लस विद पाकिस्तान जनरली। लेकिन जब ट्रेड बैन हो जाता है तब ये सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, तब जो है ऑफ कोर्स तब भी इंडिया ही ट्रेड सरप्लस इंजॉय करता है, पाकिस्तान जो है वो ट्रेड डेफिसिट में रहता है इंडिया से, लेकिन ये ट्रेड वॉल्यूम कम हो जाती है। फिर डिफरेंट टाइम पर जो है सिचुएशन डिफरेंट होती है। जब जैसे उरी अटैक हुआ था तो ट्रेड डिक्लाइन हो गया था, फिर दोबारा जब अब अगस्त 5 2019 को हमने आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया, तो पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि वो अब जो है इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा, सस्पेंड कर दिया था उन्होंने अपना जो ट्रेड था, बिकॉज ऑफ इट्स डिसप्लेजर अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट्स मूव टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो तो एक सिर्फ बहाना था, असल में रीज़न ये था कि इंडिया ने 200% टैरिफ इम्पोज कर दिए थे पाकिस्तान से इंपोर्ट जो आता था उसके ऊपर 200% टैरिफ इंपोर्ट कर दिए थे। क्यों किए थे? क्योंकि जब सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हमला हुआ था पुलवामा में फरवरी 2019 में, उसके बाद इमीडिएट बाद इंडिया ने रिएक्ट किया था पाकिस्तान से को जो उन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था उसको वापस ले लिया था उन्होंने इंडिया ने, और उसके बाद ही ऑटोमेटिकली 200% टैरिफ इम्पोज कर दिया गया पाकिस्तान के इंपोर्ट्स के ऊपर। तो पाकिस्तान ने तभी से उनके लिए जो इंडिया के साथ ट्रेड करना वो वाइबल नहीं था, लेकिन उन्होंने जो अगस्त 2019 में ये बहाना बनाया कि जो आर्टिकल 370 है उसको स्क्रैप करने की वजह से जो है हम अपने जो ट्रेड इंडिया के साथ करते हैं उसको हम सस्पेंड कर रहे हैं। 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें तो इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड बहुत ही
कम हो गया, ऑलमोस्ट 60% का ड्रॉप आया इंडिया के एक्सपोर्ट्स में, और इंपोर्ट्स में 97% का ड्रॉप आया। पाकिस्तान से इंडिया में जो भी सामान आता था उसमें 97% का ऑलमोस्ट ड्रॉप आ गया। अब पाकिस्तान अब क्यों कर रहा है कॉटन और शुगर इंपोर्ट्स को, अब क्यों अलाउ करना चाह रहा है? बिकॉज पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर को जो कॉटन की ज़रूरत है वो नहीं पूरी हो पा रही है, बिकॉज देयर इज़ अ शॉर्टफॉल इन रॉ मटेरियल। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक यील्ड है कॉटन की वो भी बहुत कम रही है इस बार, और उनको जो इंपोर्ट करना पड़ रहा है अपने जो है डोमेस्टिक जो डिमांड के लिए, जो टेक्सटाइल सेक्टर की डिमांड के लिए, उनको इंपोर्ट किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है? यूएस और ब्राज़ील के ऊपर। और वो बहुत ही महंगी पड़ती है उनको कॉटन, और उसमें टाइम भी बहुत लग जाता है आने में। तो इसलिए पाकिस्तान सोच रहा है कि इंडिया के साथ हम ये जो है इंपोर्ट हम इंडिया से कर लेते हैं कॉटन का। और 2018-19 में पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट $550 मिलियन का जो है कॉटन का एक्सपोर्ट इंडिया से किया था। अगर इसको हम ऑर्गेनिक केमिकल्स को और कॉटन को हम मिला दें तो 1/2 ऑफ जो ट्रेड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो सिर्फ कॉटन और ऑर्गेनिक केमिकल्स का ही होता है। अब जो है ट्रेड एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंटरडिपेंडेंस हो गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। उसी की वजह से जो है शुगर के ऊपर जो है पाकिस्तान की इंडिया के ऊपर डिपेंडेंस हो गई है। और इवन जुलाई से जो है फरवरी के पीरियड में, जुलाई 2020 से लेके फरवरी 2021, जबकि उन्होंने हमारे से ट्रेड जो है वो सस्पेंड कर रखा था, तब भी जो है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शुगर का इंपोर्ट करना पड़ रहा था जो कि उनके लिए वाइबल नहीं था। तो इसीलिए जो है इंडिया की तरफ उन्होंने अब देखना शुरू किया है, बिकॉज उनकी जो है ऑलमोस्ट 127 मिलियन की जो है इंपोर्ट्स शुगर की उनको करनी पड़ रही है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब उनको ये लग रहा है कि अगर हम सस्पेंडेड रखेंगे तो हमारे को बहुत महंगी पड़ रही है शुगर बाहर से ख़रीदनी, इसीलिए वो इंडिया की तरफ अपना जो है वो ध्यान दे रहे हैं कि हम इंडिया से इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर कॉटन और शुगर का इंपोर्ट सच में शुरू कर दिया, जो कि न्यूज़ रिपोर्ट्स कह रही हैं, उससे होगा क्या कि मई 2020 के बाद इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ मेडिसिन्स का ही जो है वो ट्रेड हो रहा है। मतलब इंडिया पाकिस्तान को सिर्फ मेडिसिन सप्लाई कर रहा है ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, और कॉटन और शुगर जो है वो सेकंड और थर्ड कमोडिटीज़ बनेंगी इस पीरियड में। और जो है वो ट्रेड स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा स्टार्ट, ट्रेड को रीस्टार्ट करने में एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉक्सो एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि हमको ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि पॉक्सो एक्ट में अगर जो टीनेजर्स हैं वो एक दूसरे को कंसेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद अगर उनका झगड़ा हो जाता है या वो उनके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, तो कहीं वो पॉक्सो एक्ट का मिसयूज़ करके एक दूसरे को टारगेट ना करें, तो हमको ये इसके लिए भी सेफ गार्ड जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो ये केस चल रहा है, तमिलनाडु का एक केस है ऐसा, उसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब कुछ दिनों में गाइडलाइंस देने की बात कर रहा है, शायद जजमेंट के थ्रू गाइडलाइंस आएंगी। तो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पॉक्सो एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉक्सो एक्ट है वो 2012 में बनाया गया, जिसमें ऑफेंसेस लाइक सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी जो चिल्ड्रन को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। फाइन लगाने की और इम्प्रिजनमेंट जो है उन जो है उसका प्रोविजंस जो है वो पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये प्रोविजंस डाले गए कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको हम कर्ब करने के लिए फाइन्स और इवन इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस उसके अंदर डाले गए। अब देखते हैं कि प्रोविजंस जो कि 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, जो उस टाइम पर बिल था बेसिकली, उसमें क्या प्रोविजंस जो हैं वो डाले गए हैं वो हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इस एक्ट में अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफ़ाइन किया गया कि वो क्या होता है। सबसे पहला तो कि अगर कोई पर्सन, इसमें ही वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि ऑफ कोर्स द पर्सन कैन ऑलवेज बी मेल इन दिस केस, इफ़ ही पेनिट्रेट्स हिज penis into the vagina, mouth, urethra or anus of a child, it will be considered as a penetrative sexual assault. अगर वो चाइल्ड को कहता है ऐसा करने के लिए तो भी यही माना जाएगा। अगर कोई और ऑब्जेक्ट भी वो चाइल्ड की बॉडी में डालता है उसको भी यही माना जाएगा। अगर अपना माउथ लगाता है चाइल्ड की बॉडी के पार्ट पर उसको भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। फिर इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट और एक फ़ाइन हो सकती है।
इस बिल में मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स जो थी उसको बढ़ाकर 10 ईयर्स कर दिया गया, और अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक चाइल्ड जिसकी एज 16 से कम है उसके साथ अगर ऐसा कुछ कमिट किया गया है तो उसमें इम्प्रिजनमेंट 20 ईयर्स से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसके साथ एक फ़ाइन जो है उसको जो है पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया है। फिर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को भी डिफाइन किया है। वो क्या होता है, जब कोई पुलिस ऑफिसर या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर या कोई पब्लिक सर्वेंट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक चाइल्ड के ऊपर करता है तो उसको हम कहते हैं एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसके लिए प्रोविजंस अलग बना दिए गए हैं, उसके लिए जो है पनिशमेंट्स अलग डिफाइन कर दी गई हैं। फिर पोर्नोग्राफिक पर्पसेस में भी जो है उसके लिए भी अलग से पनिशमेंट्स डिफाइन की गई हैं, और पोर्नोग्राफिक पर्पस में चिल्ड्रन का क्या यूज़ हो सकता है उसको भी प्रॉपरली डिफाइन किया गया है इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2020 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट। तो रिसेंटली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो उनका फॉरेन मिनिस्ट्री है बेसिकली यूएसए की, उन्होंने ये ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट एक रिलीज़ करी है 2020 की, जो कि हर साल वो रिलीज़ करते हैं और यूएस की कांग्रेस जो कि उनकी मतलब लेजिस्लेचर है उसमें उनको सबमिट करना पड़ता है। इसके अंदर सारी कंट्रीज़ के जो ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड हैं वो अपनी कांग्रेस को, अपनी पार्लियामेंट को या बेसिकली अपने लेजिस्लेचर को वो बताते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में उन्होंने बोला है कि देयर इज़ अ कंसर्न, क्योंकि यहाँ पर हरासमेंट और डिटेंशन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। जो कि इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जर्नलिस्ट हैं उनकी हरासमेंट और डिटेंशन की जा रही है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो है वो असल में जो है जनरली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट कर रही है, बट इनडायरेक्ट वे में जर्नलिस्ट को तंग किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है यूज़र डेटा भी इंटरनेट कंपनीज से बहुत ज़्यादा मांगने लगी है, उसका ड्रामेटिक इंक्रीज़ हुआ है। गवर्नमेंट जो है और गवर्नमेंट के कुछ एक्टर्स जो कि गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं बेसिकली वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर मीडिया आउटलेट्स जो कि गवर्नमेंट के क्रिटिकल हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, इवन ऑनलाइन ट्रोलिंग कर रहे हैं उनकी। फिर उन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट यूज़र डेटा का रिक्वेस्ट मांग कर रही है इंटरनेट कंपनीज़ को उसमें बहुत इंक्रीज़ आया है। जैसे कि फ़ेसबुक में 32% इंक्रीज़ आया है, गवर्नमेंट ने उनसे 32% ज़्यादा डेटा मांगा है इस बार 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2018। गूगल से उन्होंने गवर्नमेंट ने हमारी 69% जो है वो ज़्यादा डेटा मांगा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ट्विटर का इंक्रीज़ ऑलमोस्ट 68% का है। तो ये सारी फाइंडिंग्स रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं इस ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट में। तो अब ये ह्यूमन राइट्स की जो 2020 ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट कौन निकालता है, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट निकालता है। तो अब ये याद रखो, प्रीलिम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये रिपोर्ट किस द्वारा निकाली गई है। ऑप्शन में दे सकते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड ऑल दैट। तो आपको याद रखना है कि यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट रिलीज़ करता है, और हर साल जो है वो यूएस कांग्रेस में इसको सबमिट करना पड़ता है। So friends, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.